तो आपको मेरा सलाम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हस्ब वादा हम तारीख़ के तलख़ तरीन बाब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे ताकि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे कि इससे किस तरीके से जो है हिंदुस्तान के अंदर एक नई मूवमेंट को जन्म दिया, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1914 जब पहली जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ तो उस टाइम पर तकरीबन 74 से 75 हज़ार हिंदुस्तानियों ने उस जंग अज़ीम में हिस्सा लिया बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनको ये लगता था कि शायद इसके बाद जो है हिंदुस्तान में एक हुकूमत की तब्दीली होगी और वहाँ पर हिंदुस्तानियों को भी उनका हक़ दिया जाएगा और वहाँ पर जो है उनके लिए कुछ कानून में नरमी की जाएगी। इसी जंग अज़ीम के दौरान तकरीबन 73 से 74 हज़ार के करीब जो हिंदुस्तानी हैं वो इस जंग में मारे गए या दूसरे लफ्ज़ में हम कहें शहीद हुए। तो उसके बाद जो है जब 1919 का दौर आता है और जिस टाइम पर तुर्की को बुखरे बुखरे किया जा रहा था, तो उस टाइम पर एक नया एक्ट मुतारिफ़ करवाया गया जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से याद किया जाता है या रॉल्ट एक्ट के नाम से याद किया जाता है। ये वो काला कानून था जिसके बाद ये बात हुकूमत ने अलाउ कर दी थी कि किसी भी हिंदुस्तानी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी भी जो है वो हुकूमत के मुखालिफ को जो है वो उठाकर जेल के अंदर बंद किया जा सकता है बग़ैर किसी पर्चे के, बग़ैर किसी शवाहिद के, और उसको 2 साल तक जो है उसमें रखा जा सकता है। अब ये तमाम वाक़यात जो थे वो ज़ोर पकड़ रहे थे और इन तमाम कवानीन के बाद हिंदुस्तान में जो है बगावत का आगाज़ हुआ। कायदे आज़म ने अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उससे भी इस्तीफ़ा इसी काले कानून की वजह से दिया था। गांधी जी ने अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया। हकीकत यह है कि पंजाब जो हिंदुस्तान का सबसे अहम सूबा था, सबसे अहम हिस्सा था, उसके अंदर तब्दीली होना रूनमा शुरू हुई और वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को लगना शुरू हुआ कि हमें अपने हकूक़ के लिए जो है आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। और दिल्ली के अंदर एक स्ट्राइक हुई। जब दिल्ली के अंदर स्ट्राइक हुई तो वहाँ पर हुकूमत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जहाँ पर कुछ लोग जो थे, मुजाहिरीन जो थे, वो मारे गए। इसके बाद पूरे पंजाब में आग लग गई और जो बरतानवी हुकूमत थी उसने यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन इम्पोज कर दिए और बड़ी तादाद पर नौजवानों को पकड़ा जाना शुरू हुआ और उनको बिला किसी पर्चे के उठाया जाने लगा। अब 13 अप्रैल जो है वो पंजाब की अंदर बैसाखी मनाई जाती है और ये मुसलमान या सिख जितने भी किसान हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार जो था उसको मनाया जाना था। उससे पहले जनरल डायर जो था उसने वहाँ पर जो है कानून इम्पोज कर दिया, किसी किस्म का जलसे जलूस जो है वो नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर इतनी जल्दी कोई बात जो है दूसरे इलाकों तक नहीं पहुँचती, तो दूर दराज के इलाकों से भी बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो बैसाखी के मेले के लिए इकट्ठा होना शुरू हुए। अब ये जलियांवाला बाग क्या है? जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर के अंदर मौजूद है। ये कोई बहुत बड़ा बाग नहीं है, एक छोटा सा बाग है जिसके चारों तरफ घर मौजूद हैं और वहाँ पर उसके करीब भी बैसाखी के मेले का इनकाद होना था। और क्योंकि हुकूमत ने जब उसको कैंसिल कर दिया तो जो लोग वहाँ से आए हुए थे वो भी जलियांवाले बाग की तरफ आ गए। जब वो जलियांवाले बाग की तरफ आए तो उन्होंने तकरीबन वहाँ पर जो आवाम मौजूद थी उस टाइम पर उसकी जो तादाद थी तकरीबन 24 से 25 हज़ार अगर हम कहें तो वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जनरल डायर जिसको इस बात की खबर हुई वो चाहता तो उस चीज़ को रोक सकता था, उसको इस बात के बारे में पहले इल्म था, वो चाहता तो ये ना होने देता, मगर एक प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ होने दिया गया। जनरल डायर 2 बख्तरबंद के साथ और अपने कोई 50 फौजियों को लेकर वो जलियांवाला बाग पहुंचा। अब जलियांवाला बाग है क्या? मैंने आपको पहले बता दिया कि घरों के दरमियान में घिरा हुआ एक छोटा सा बाग है। इसके अंदर 5 दरवाजे थे जहाँ से लोग आया जाया करते थे
اور یہ اصل میں جلیانوالہ باغ ہے، یہ رنجیت سنگھ کے ایک درباری جلا سنگھ نے بنوایا تھا، یہ اسی کے نام کے اوپر یہ باغ تھا۔ تو اب جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ آنا شروع ہوئے اور یہاں پر آ کے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب جنرل ڈائر جب اپنے 50 فوجوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا، اس نے ایک اونچے مقام کے اوپر ان فوجوں کو تعینات کر دیا اور پھر اس نے بغیر کسی اعلان کے وہاں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کروا دی۔ یہ فائرنگ تقریباً 10 منٹ تک جاری رہی۔ اس میں 1650 جو تھے ہیڈ فائر کیے گئے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ دروازے کی طرف سے بھاگ رہے تھے انہی پر زیادہ فائر کیے جا رہے تھے۔ وہ اگر دیوار سے ٹپنے کی کوشش کرتے تھے تو گولی مار دی جاتی تھی۔ اسی باغ کے درمیان میں ایک کنواں بھی تھا، اس کنویں کے اندر بھی لوگوں نے کود کر جان بچانے کی کوشش کی، جہاں سے بعد میں 320 کے قریب تو لاشیں اس کنویں میں سے ہی نکالی گئی تھی۔ بہرحال یہ تقریباً 10 منٹ تک جو ہے یہ جاری رہا سارا سلسلہ، اور اس سلسلے کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں اور جنرل ڈائر کو اس کے بعد کوئی سزا بھی نہ دی گئی۔ وہاں پر تقریباً 1000 کے قریب جو ہیں لوگ مارے گئے تھے اور تقریباً 1200 سے 1500 کے قریب جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد کئی حلقوں نے جنرل ڈائر کو ہیرو قرار دیا جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے تھے، لیکن بعد میں سر ویسٹن چرچل نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور صرف اس کے بعد بھی یہ کیا گیا کہ جنرل ڈائر کو اس کی مدت ملازمت سے 2 سال پہلے ریٹائر کر دیا گیا اور وہ لندن واپس چلا گیا اور ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد ہی اس کا جو ہے وہ موت ہو گئی۔ بیسیکلی یہ جلیانوالہ باغ کے فوراً بعد حکومت نے پنجاب میں مارشل لا امپوز کر دیا اور یہاں پر جو لوگ تھے ان کو یہ موقع ہی نہ دیا گیا کہ اس کے خلاف زیادہ احتجاج کر پاتے، لیکن اس نے ہندوستان کے لوگوں کو دماغ میں ایک بات ڈال دی کہ انہیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا، انہیں آگے کی طرف بڑھنا ہوگا، وہ انگریزوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو بس یہی بات تھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کچھ عرصے پہلے ہندوستان میں آئے بھی اور انہوں نے آ کر وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر جلیانوالہ باغ کے اندر جو ہے ان کی شہداء کی یادگاروں پر جا کر جو ہے وہ پھول بھی چڑھائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین واقعہ تھا، لیکن کوئی آفیشیلی طور پہ برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے کبھی اس واقعے پہ معافی نہیں مانگی گئی۔ تو یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جلیانوالہ باغ، اور جہاں پر ہندوستانیوں پہ، نیٹو لوگوں پہ ظلم کیا گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔